स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान के किसान आंदोलनों की। तो किसान आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले हम बात करेंगे किसान आंदोलन में मेवाड़ के जो किसान आंदोलन हैं उनकी। और इस किसान आंदोलन में सबसे पहले बात होगी बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। दोस्तों जब बिजोलिया आंदोलन की हम बात करते हैं या हम किसी किसान आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो नाम निकल कर आता है वो किसी आंदोलन में वो आता है किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन का। क्योंकि एक ऐसा नाम है जो कि संपूर्ण किसान आंदोलनों के अंदर बिल्कुल अपना वर्चस्व स्थापित करने वाला है। आखिर ये किसान आंदोलन हुए क्यों दोस्तों? देखिए, जब जब किसानों पर बोझ डाला गया, लाग बाग डाली गई, लाटा-कूटा पद्धति डाली गई, पेट पेगार में बढ़ोतरी की गई, किसानों को कुचलने का एक षड्यंत्र जो है वो चलाया गया, उनको अपनी भूमि से, पैतृक भूमि से वंचित करने की जब बात कही गई, तो इन जुल्मों को के कारण जब किसान असंतुष्ट हो गए तो उन असंतुष्टियों के कारण ही उन्होंने एक आंदोलन का रूप ले लिया। तो इसी आंदोलन में सबसे पहले बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। और इस किसान आंदोलन का अगर कालखंड की बात की जाए तो ये 1897 से 1941 तक का कालखंड है। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और दोस्तों अगर किसान आंदोलनों के अंदर बात की जाए तो भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की अगर शुरुआत हुई तो वो हुई बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो बिजोलिया क्षेत्र को ये आंदोलन जाता है जहाँ पर संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। बिजोलिया कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बिजोलिया जो है वो मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और इस ठिकाने के जो संस्थापक थे वो थे अशोक परमार। अशोक परमार जो थे वो मूलतया जगनेर के निवासी थे जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है। जगनेर वर्तमान में एमपी में। और ये जो अशोक परमार थे, ये अशोक परमार इन्होंने राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ के अंदर ये आ गए थे। और राणा सांगा की ओर से 1527 का जो युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध, जो कि उन्होंने बाबर के साथ लड़ा था। खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ दोस्तों? बाबर के साथ ये खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर। और इस खानवा के युद्ध में ये जो है राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। और इस युद्ध में इनके प्रदर्शन को देखकर जो राणा सांगा थे उन्होंने इनको ऊपर माल की जागीर जो है वो प्रदान कर दी थी। बिजोलिया जो था वो बिजोलिया इस जागीर का सदर मुकाम था। बिजोलिया जो ऊपर माल जागीर थी इसका क्या था? सदर मुकाम था। सदर मुकाम था। और इस ठिकाने की अगर बात की जाए तो दोस्तों ठिकाना जो था 100 वर्ग मील के अंदर ये फैला हुआ था। लगभग 25 गांव जो है इस ठिकाने के अंदर आते थे। तथा इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो यहाँ पर थे सबसे ज़्यादा धाकड़ जाति के किसान। धाकड़ जाति के किसानों की यहाँ पर बहुतायत थी, या यूँ कहें हम कि लगभग अगर जनसंख्या थी यहाँ पर तो उसके अंदर 60% की जो आबादी थी वो केवल धाकड़ जाति की थी। धाकड़ जाति के किसान थे। यहाँ पर मुख्य बात ये थी कि यहाँ पे लाख बालों की संख्या जो थी वो निश्चित नहीं थी। और बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह जो थे, उन राव कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता पर लगभग 84 प्रकार की लागतें जो है वो ली जाती थी। तो 84 प्रकार के जो टैक्स हैं, कर हैं, वो राव कृष्ण सिंह के द्वारा लगाए जाते थे वहाँ की जनता के ऊपर। हालांकि 1922 में लाख बागों की संख्या जो है वो 74 कर दी गई थी, लेकिन ये जो टैक्सेस हैं, ये जो कर हैं, ये इतने अधिक थे कि इनसे किसान जो है वो टूट गया। और अनेक जो लागतें थी वो इनके ऊपर थोपी गई, जहाँ जनता के ऊपर बैठ बेगार जो है वो भी ली जाती थी। बैठ बेगार, लाग बाग और बैठ बेकार। बैठ बेकार का मतलब होता है कि उनसे काम तो लिया जाता था लेकिन उन्हें उस काम के बदले में कुछ पैसा नहीं दिया जाता था, यानी फ्री फोकट का काम जो है वो लिया जाता था। तो ऐसी कंडीशन में बिजोलिया के किसानों की जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। वहाँ की जनता उन जो अत्याचार उन पे किए जा रहे थे उनसे तिलमिला उठी थी। और ऐसी कंडीशन में 1897 के अंदर ऊपर माल के जो किसान थे, जो गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज पर उपस्थित हुए। गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज पर, जो कि एक धाकड़ किसान था, वहाँ पर मौजूद है। और इस मृत्यु के अवसर
जो हुआ वो ये गिरधारीपुरा गांव के अंदर ये लोग एकत्रित हुए। इस मौके पर किसानों ने आपस में बैठा बातचीत की, तो इन्होंने निर्णय किया कि क्यों ना ये जो जुल्म है, इन जुल्मों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जाए, महाराणा से इसकी शिकायत की जाए। और इन्होंने निर्णय किया कि इन जुल्मों का महाराणा से शिकायत की जाएगी। तो महाराणा से शिकायत करने के लिए उन्होंने दो व्यक्ति जो है तैयार किए, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल दोनों को महाराणा के समक्ष उदयपुर जाकर इनकी शिकायत करनी थी। तो ये दोनों चले गए उदयपुर, और उदयपुर जाकर उन्होंने महाराणा के सामने अपनी बात को रखा। उदयपुर वो पहुँचे, लेकिन उनकी सुनवाई जो है काफ़ी समय तक नहीं की गई। बाद में जब उनकी सुनवाई की गई तो महाराणा ने उनके साथ जांच के लिए एक आदमी भेजा, और इसका नाम था हामिद हुसैन। हामिद हुसैन जो थे वो महाराणा के राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। तो ये जो हैं ये इनके साथ पहुँचे बिजोलिया, और बिजोलिया में जाकर इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की, किसानों की शिकायतों को उन्होंने सुना, और जब देखा कि ये शिकायतें जो है वो सही है तो उन्होंने ये राणा जी से बात की। लेकिन राणा जी ने इसकी शिकायत सही होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, और इसके कारण जो कृष्ण सिंह थे उन कृष्ण सिंह जी के हौसले बढ़ गए। और ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल दोनों को ही वहाँ से रवाना कर दिया, निष्कासित कर दिया, क्योंकि इनके विरुद्ध, कृष्ण सिंह के विरुद्ध महाराणा ने कोई एक्शन नहीं लिया था। जब कृष्ण सिंह ने महाराणा के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, महाराणा के हौसले बढ़ने स्वाभाविक थे, और उन्होंने कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को वहाँ से निष्कासित कर दिया, ऊपरमाल से निर्वासित कर दिया। और इस आधार पर जो किसानों के द्वारा ये पहला प्रयत्न किया गया था वो बिल्कुल असफल रहा। उसके बाद देखिए 1903 में क्या किया। 1903 में कृष्ण सिंह जी जो थे उन्होंने एक नया टैक्स और लगा दिया, नया कर और लगा दिया, और ये नया कर था ऊपरमाल की जनता के ऊपर चमड़ी कर। ये चमड़ी की लागत जो है ये नहीं लगा दी गई, और इस लागत के अनुसार होता क्या था, इस लागत के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपये का टैक्स जो है वो सरकार को पे करना होता था, और चमड़ी कर के रूप में ये ठिकाने को देना पड़ता था। विरोध स्वरूप क्या किया किसानों ने भी इसका विरोध किया, और किसानों ने विरोध स्वरूप इसके लिए ये किया कि उन्होंने अपनी लड़कियों का विवाह करना ही स्थगित कर दिया, लड़कियों का विवाह करना स्थगित कर दिया। इसके ऊपर राव के कान में जब ये बात पहुंची तो उन्होंने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों ने निश्चय किया कि जब तक चंवरी की ये लागत समाप्त नहीं हो जाती है, लगान में कमी नहीं हो जाती है, वे ठिकाने की भूमि पर खेती भी नहीं करेंगे और ठिकाने की लगान या बाग भी नहीं देंगे। ऐसी कंडीशन में ठाकुर ने चंवरे की जो लागत थी वो कुछ समय बाद आधी कर दी। तो जब किसानों की लागत आधी कर दी गई तो किसानों के अंदर एक असहयोग और अहिंसात्मक आंदोलन की जो आधारशिला थी वो आधारशिला यहाँ पर रखी गई। कुछ समय बाद 1906 में जो राव कृष्ण सिंह थे उनकी मृत्यु हो गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु होने पर वहाँ का नया जो उत्तराधिकारी था वो बनना था, नया राजा बनना था, और राजा बना पृथ्वी सिंह। लेकिन मेवाड़ की जो धरा थी उसके ऊपर एक खास बात यह थी कि जब भी कोई राजा बनता था तो ठिकानेदार का जो उत्तरदायित्व संभालता था उस व्यक्ति को, महाराणा को, एक बड़ी धनराशि जो है वो देनी होती थी। इस कंडीशन में पृथ्वी सिंह के ऊपर भी ये जो धन था वो लगना था। तो इसने क्या किया, ये सारा का सारा धन जो था वो जनता के ऊपर डाल दिया, और जनता के ऊपर एक नया टैक्स लगा दिया, तलवार बंधाई टैक्स, तलवार बंधाई कर। ये तलवार बंधाई कर जब लगा दिया तो किसानों ने इसका विरोध किया, और किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहचारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया। इसका विरोध करने पर 1913 के अंदर ठिकाने को भूमि कर नहीं दिया गया, और ठाकुर ने इस कारण से कई जो किसान कार्यकर्ता थे उनको जेल में डाल दिया। 1914 के अंदर जब पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई तो पृथ्वी सिंह की मृत्यु होने पर इनका पुत्र था केसर सिंह, वो राजा यहाँ पर बनना था, वो उत्तराधिकारी बनना था। लेकिन ये क्या था, ये था नाबालिग। तो नाबालिग होने की कंडीशन में मेवाड़ सरकार ने ठिकाने पर मुरसमात कायम कर दी। मुरसमात का मतलब होता है दोस्तों मुरसमात, नाबालिग होने पर मुरसमात कायम कर दी, और मुरसमात का मतलब होता है कोर्ट ऑफ वार्ड्स।
ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर अमर सिंह राणावत को प्रशासक नियुक्त किया गया। तो अमर सिंह राणावत को बिजोलिया ठिकाने का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि केसर सिंह जो कि पृथ्वी सिंह का पुत्र था वह नाबालिग था। ऐसी कंडीशन में वह ठिकानेदार वहाँ का नहीं बन सकता था, तो प्रशासक नियुक्त किया गया अमर सिंह राणावत को। बिजोलिया के किसान आंदोलन में इसी समय 1916 में आंदोलन में विजय सिंह पथिक का प्रवेश होता है। और विजय सिंह पथिक का जब प्रवेश होता है तो विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम तो क्या था, भूप सिंह था, भूप सिंह इनका मूल नाम था। और ये जो थे ये सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस से इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों की शिक्षा प्राप्त की थी। और राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा से ये यहाँ पर मिले। तो गोपाल सिंह खरवा के साथ उन्होंने क्रांति का आयोजन किया और अपनी दाढ़ी बढ़ाकर उन्होंने अपना नाम रख लिया विजय सिंह पथिक। और तभी से जीवन भर ये इसी नाम से जाने जाते रहे, वर्तमान तक भी। ये भाणा से होते हुए मोही, मोही से होते हुए चित्तौड़ पहुँचे और चित्तौड़ पहुंचकर वहाँ उन्होंने हरिभाई किंकर जो विद्या प्रचारणी सभा चलाते थे उससे नाता इन्होंने जोड़ लिया। तो सीताराम दास ने जो विद्या प्रचारणी सभा की शाखा स्थापित की थी, वो शाखा इन्होंने स्थापित की थी 1915 के अंदर। और इस शाखा को स्थापित करने में जो सहयोग किया था वो डूंगर सिंह भाटी और ईश्वर दान आसिया, इन्होंने सहयोग किया। और इनके सहयोग के आधार पर ये जो संस्था थी ये स्थापित हुई। दोस्तों, साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा, क्योंकि उससे पूर्व साधु सीताराम दास जो था वो इनके नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद विजय सिंह पथिक के आने के बाद विजय सिंह पथिक को इसका नेतृत्व सौंपने की बात कही गई। तो साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा। और आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जो पथिक जी थे वो पहुँच गए कहाँ पर, बिजोलिया। बिजोलिया पहुँच गए, उन्होंने अपनी उसको कर्मभूमि बना लिया। और तभी उनके संपर्क हुआ माणिक्यलाल वर्मा जी से। माणिक्यलाल वर्मा जी के वह संपर्क में आए और पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की सेवा से, क्योंकि ये क्या थे, ये ठिकानेदार की सेवा करते थे, तो ठिकाने की सेवा से इन्होंने दे दिया इस्तीफा और विद्या प्रचारणी सभा के ये बन गए मंत्री। तो ठिकाने की सेवा से इस्तीफा देकर विद्या प्रचारणी सभा के ये मंत्री बन गए। इसके बाद 1917 में बारिसल में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की, तो विजय सिंह पथिक ने की। कब की, तो 1917 में की। तो 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा बारिसल में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया मन्ना पटेल को। श्री मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बना दिया गया, सरपंच बना दिया गया। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर उन्होंने इस बिजोलिया आंदोलन की जो बात थी वो लिखी अपने अंग्रेजी पत्र मराठा में। तो मराठा में इस किसानों की व्यवस्था को लिखा, किसानों के द्वारा किसानों की जो व्यथा थी उसको लिखा। और इसकी सूचना उन्होंने महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखकर दी कि मेवाड़ में किस तरह से वो कार्य किसानों के विरुद्ध किए जा रहे हैं। कुछ समय बाद गोविंद निवास के नारायण जी पटेल जो थे उन्होंने बेकार देने से इनकार कर दिया। ठिकाने को जब बेकार देने से इनकार कर दिया, इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। जब नारायण जी पटेल को जेल में डाल दिया गया तो किसान पंचायत के आदेश के अनुसार लोग इकट्ठे होने लगे और उन्होंने नारा दिया बिजोलिया पहुंचकर कि या तो इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दे दो। लगभग 2000 के आसपास किसान जो थे वो दफ्तर के सामने एकत्र हो गए। ठिकाने के जो प्रशासक थे वो इससे डर गए और उन्होंने नारायण जी पटेल को छोड़ दिया। माणिक्यलाल वर्मा ने अपने पंछड़ा गीत जो उन्होंने लिखा है वो गीत चारों तरफ गुनगुनाया जाने लगा और देशभक्ति की भावना के लिए ऊपर माल का डंका एक पत्र जो है वो भी लिखा गया। तो पथिक जी के द्वारा ये ऊपर माल का डंका नामक जो पत्र था वो इस उद्देश्य से निकलवाया गया था कि युवकों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। बिजोलिया किसानों के
द्वारा पथिक जी के नेतृत्व में गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजी गई। गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि प्रताप के संपादक थे, और ये प्रताप जो थे वो कानपुर से चलाते थे। एक पत्र था प्रताप जिसका वह कानपुर से संचालन करते थे। तो उनके पास उन्होंने राखी भेजी और वह चाहते थे कि उनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको वे छापे। इसके लिए जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो एग्री हो गए और क्रांतिकारी लेख जो है वो प्रकाशित किए, जो कि बिजोलिया के लेख थे उनको उन्होंने प्रकाशित किया। वहाँ के किसानों की उन्होंने बात अपने पत्र प्रताप में रखी। इसके बाद पथिक जो थे वो कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में गए 1918 में और अपनी बात को दिल्ली अधिवेशन में रखा। 1919 में अमृतसर में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर तिलक ने बिजोलिया का प्रस्ताव रखा। जब उन्होंने प्रस्ताव रखा तो प्रस्ताव रखने के बाद इनके द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की गई और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग को भेजा गया बिजोलिया। अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गया, जिसके अंदर 3 सदस्य थे, ठाकुर अमर सिंह, अफजल अली और बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो इन तीनों को भेजा गया। ठाकुर अमर सिंह जो कि मुंसरिम थे, अफजल अली जो कि न्यायाधीश थे और बिंदुलाल भट्टाचार्य जो कि मांडलकल के हाकिम थे, वो गए। और इसका गठन क्यों किया था? इसका गठन किया गया था शिकायतों की सुनवाई करने के लिए। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया शिकायतों की सुनवाई करने के लिए। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने सिफारिश की कि कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा किया जाए, लागतें समाप्त कर दी जाए और बेगार प्रथा जो है वो बंद की जाए। ये सिफारिशें इनके द्वारा की गई, लेकिन मेवाड़ सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं दिया और जो किसान थे उन किसानों को जेल में डाल दिया। इसके बाद 1919 में पथिक जी वर्धा में गांधी जी से मिले। पथिक ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्होंने अपनी पूरी व्यथा जो है वो महात्मा गांधी को सुनाई। तो महात्मा गांधी ने अपने जो सचिव थे महादेव देसाई को इनके साथ बिजोलिया भेजा और महात्मा गांधी ने किसानों की शिकायतें दूर करने के लिए महाराणा प्रताप सिंह को एक पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई उसका हल नहीं निकल पाया। पथिक जी ने इसके बाद बम्बई की यात्रा की और वहाँ पर उन्होंने निश्चय किया कि इसको कुछ और बड़े रूप में क्यों ना जनता के सम्मुख पहुँचाया जाए। तो उन्होंने वर्धा से राजस्थान केसरी एक पत्र निकाला 1919 में। 1919 में वर्धा से राजस्थान केसरी पत्र निकाला, जिसके सह संपादक जो थे वो नामनारायण चौधरी थे, ईश्वरदान जी आसिया थे, ये सह संपादक थे। उसके व्यवस्थापक के रूप में हरिभाई किंकर और कन्हैयालाल ने व्यवस्था संभाल रखी थी और इसकी आर्थिक जिम्मेदारी लेकर दे रखी थी जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज जो थे, यानी पैसे टके का जो मामला थे वो जमनालाल बजाज के द्वारा देखा जाता था। उसके बाद 1920 में इसे वर्धा से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो अजमेर में जो राजस्थान केसरी है वो 1920 के अंदर स्थानांतरित किया गया था। 1920 में राजस्थान केसरी को अजमेर में स्थानांतरित किया गया और पथिक जी ने अपनी जो प्रवृत्तियां थी उसका केंद्र भी किसको बना लिया? अजमेर को ही उसका केंद्र बना लिया और वहाँ से उन्होंने एक नया पत्र चालू किया और उस नए पत्र का नाम क्या था? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान उसके नए पत्र का नाम था। वहीं पे उन्होंने 1919 में वर्धा में जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, 1920 में भी उसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया था। अब राजपूताना जो मध्य भारत सभा थी, राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन में पथिक जी ने इस बिजोलिया की समस्या को उठाया कि साहब हमारे बिजोलिया के अंदर इस तरह की समस्या जो है आ रही है। अब सभा में क्या हुआ? सभा ने एक भवानी दयाल की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्त किया और बिजोलिया के किसानों के कष्टों की जांच करने तो वहाँ पर भेज दिया। लेकिन महाराणा इस चीज़ को नहीं चाहते थे कि साहब ऐसा कुछ हो, इसलिए महाराणा ने अपनी एक जांच आयोग जो है वो वहाँ पर गठित कर दिया, जिसके अंदर ठाकुर राज सिंह थे, रमाकांत मालवीय थे और तख्त सिंह मेहता थे। तो इन तीनों की नियुक्ति जो है वहाँ पर कर दी गई एक जांच आयोग के रूप में। लेकिन ये जो आयोग था ये बिजोलिया नहीं गया। अब बिजोलिया नहीं गया तो बिजोलिया से इन्होंने किसान जो है अपने पास ही बुला लिए। तो माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता के अंदर 15 जो सदस्य थे प्रतिनिधि मंडल बनकर उदयपुर पहुंचा। 15 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल उदयपुर पहुंचा माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में और जांच आयोग के सामने अपनी शिकायतों को रखा। जांच आयोग ने क्या कि शिकायतें उनकी सुनकर उन शिकायतों को सही माना, लेकिन जब वो महाराणा के सामने इनकी बातों को पहुँचाने लगे तो महाराणा ने उनकी द्वारा जो मांगे रखी गई थी उनको नहीं माना।
अब बिजोलिया के जो किसान थे, उन बिजोलिया के किसानों के द्वारा जो ये आंदोलन किए जा रहे थे, वो जो है वैश्विक जो रूस के क्रांति थी उसके आधार पर वो उनको वैसा मानते थे और वह आंदोलन की शक्ति को कुचलने के पक्ष में थी। तो बिजोलिया के लोग जब एक दूसरे को पुकारते थे तो साथी के रूप में पुकारते थे, यानी कॉमरेड जिसको कहा जाता है, कॉमरेड कहते थे, साथी कहते थे। 1920 में पथिक जी नागपुर अधिवेशन में शामिल हुए और नागपुर अधिवेशन में उन्होंने अपने जो दुर्दशा थी, बिजोलिया की जो दुर्दशा थी, उसकी एक प्रदर्शनी जो है वहाँ पर अपने साथियों के साथ दिखाई और उस प्रदर्शनी के अंदर उन्होंने बिजोलिया के किसानों की पूरी दुर्दशा का वर्णन किया। गांधी जी ने अहमदाबाद अधिवेशन में बिजोलिया के किसानों को सलाह दी कि वह उस क्षेत्र को ही छोड़ दें, लेकिन पथिक जी जो थे, पथिक जी ने कहा कि ऐसा कार्य कैसे किया जा सकता है। और पथिक जी ने वहाँ पर एक बात कही थी गांधी जी को कि ये कार्य केवल वह व्यक्ति कर सकते हैं जो कि मर्द नहीं है, जो लड़ सकता है वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। उसके बाद राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। 8 अक्टूबर 1921 को यह आंदोलन किया गया और इस आंदोलन के अंदर बिना कूता के ही फसल काटी गई, यानी कोई टैक्स जो है नहीं दिया जाता। लाता कोता जो पद्धति है उसके अंदर क्या किया जाता है, खड़ी फसल का ही टैक्स जो है वो लगा दिया जाता है। तो बिना कोता के किसानों ने फसल काट ली और बिजोलिया के आंदोलन का असर अब धीरे धीरे अन्य किसानों पर भी पड़ने लगा। राज्यों पर, सीमावर्ती राज्य थे उन पे भी पड़ने लगा और ये जो आंदोलन है इन्होंने उग्र कर दिया। इससे क्या हुई, इससे सरकार हो गई भयभीत और सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, भारतीय सरकार जो उस समय थी, उसने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया और उच्च समिति का गठन करके उसके अंदर भेजा उन्होंने एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड को, सचिव आगलवी को, विलिकंस को, प्रभाष चंद्र चटर्जी को और हाकिम बिहारी लाल को भेजा। ये सरकार की तरफ से समिति के सदस्य थे। 4 फरवरी 1922 को ये जो दल था ये बिजोलिया पहुंच गया और किसानों की तरफ से भी जो एक किसान पंचायत थी उन्होंने अपनी तरफ से मोतीचंद जो सरपंच थे उनको, नारायण पटेल को, राम नारायण चौधरी को और माणिक्यलाल वर्मा को इनके साथ चर्चा करने के लिए भेज दिया। इन दोनों के मध्य समझौता हुआ काफ़ी बातचीत करने के बाद, और जब ये समझौता हुआ तो इस समझौते में ये किया गया कि 35 जो लागतें थी उन्हें माफ़ कर दिया गया। 35 लागतों को यहाँ पर माफ़ कर दिया गया, लेकिन समझौता जो था कुछ समय बाद ख़त्म हो गया। 1923 में बिजोलिया के राव थे, उनका विवाह बेगार लेने पर पुनः विवाद में आ गया और ये पुनः विवाद जो था वो उठ खड़ा हुआ। सन 1926 में ठिकाने में बंदोबस्त चालू हुआ और उसमें लगान की ऊंची नियतें जो थी वो लागू कर दी गई। 1927 में बंदोबस्त अधिकारी के रूप में श्री ट्रेंच जो थे वो बिजोलिया पहुंचे। ट्रेंच बिजोलिया पहुंचे और उन्होंने वापस उनमें समझौता करवाया। ट्रेंच ने किसी प्रकार ये समझौता तो करा दिया, पर थोड़े समय बाद ही वापस वो समझौता जो था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि उन्होंने वर्मा जी को जेल में डाल दिया। अब बिजोलिया के जो किसान थे वो नए बंदोबस्त के आधार पर जो ऊंची ऊंची लगान थी उससे परेशान हो गए और इस कारण से 1927 में उन्होंने एक नया विरोध का तरीका अपनाया और अपनी अपनी ज़मीनों की जो थे वो इस्तीफे दे दिए और ठिकाने ने इन ज़मीनों को नीलाम कर दिया। अब जब ज़मीनों को नीलाम कर दिया गया तो यहाँ पर किसान जो थे वो परेशान हो गए। इसी दौरान पथिक के जो थे वो वर्मा जी से और रामनारायण चौधरी जी से मतभेद हो गए और ऐसे कंडीशन में जमनालाल बजाज जो थे उस समय नेतृत्वकर्ता बने इस आंदोलन के। तो जमनालाल बजाज को सर्वे सर्वा बना दिया गया और इसके बाद कुछ जो किसान थे 1931 में इस्तीफे दी गई ज़मीनों पर वापस उन्होंने हल चलाना शुरू कर दिया। ज़मीन के मालिक जो नए मालिक बने थे वो किसानों के ऊपर अत्याचार करने लगे।
किसानों ने शांति से उस मार को सहन कर लिया, लेकिन किसानों के सत्याग्रह का मुकाबला करने के लिए बिजोलिया की सेना और पुलिस जो थी वो भी वहां पर आ गई। 1933 में वर्मा जी जेल से रिहा हुए और उन्होंने पुनः इस आंदोलन का नेतृत्व करने का बीड़ा जो है वो उठा लिया। और इसके बाद बिजोलिया का 44 वर्षों के लंबे समय के बाद 1941 में ये जो आंदोलन था ये पूर्ण हुआ। और मेवाड़ में जब सर विजय राघवाचार्य प्रधानमंत्री बने तो उस समय मेवाड़ प्रजामंडल से जो पाबंदी थी वो हटाई जा चुकी थी और वर्मा जी जो प्रजामंडल के नेता थे वो मुक्त कर दिए गए थे। और राघवाचार्य ने आदेश दिया, जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने आदेश दिया कि बिजोलिया जाया जाए और किसानों के जो नेता थे उनसे बातचीत की जाए। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जो कि उस समय राजस्व मंत्री थे उनको बिजोलिया भेजा और वर्मा जी और अन्य किसानों से बातचीत की। किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया और किसानों को अपनी ज़मीनें जो है वापस दे दी गई। देश के इतिहास की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये एक तरह का अपने आप में एक अनूठा किसान आंदोलन था, जिसमें ये आंदोलन पड़ोसी राज्यों में भी फैला और एक नई ऊर्जा की जो संभावना थी वो राजस्थान में फैली। लेकिन इस आंदोलन ने एक चीज़ यहाँ पर और सिद्ध कर दी कि आंदोलन जो है वो अहिंसात्मक रूप से भी लड़े जा सकते हैं, शोषण और जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है और संघर्ष खत्म किया जा सकता है। तो ये एक नज़ीर बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि सर्वप्रथम संगठित आंदोलन के रूप में पनपा था। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा, तथ्य समझ में आए होंगे। परीक्षा के अंदर अगर बिजोलिया किसान आंदोलन से कोई प्रश्न आता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर कहीं भी आपका प्रश्न नहीं जाएगा, आप उत्तर सही करके आएंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।